अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स के साथ हाजिर खिदमत है। आपकी फरमाइश और ख़ास तौर पर ट्विटर हैंडल पे आप लोगों ने मेरे से कानूनी मुशावरत भी मांगी है कि पाकिस्तान में सदारती निज़ाम आना चाहिए, जमहूरी निज़ाम से तंग और बहुत ज़्यादा ट्रेंड चलता रहा। मैंने कहा था मैं आपको जवाब दूँगा तफसीर के साथ, लेकिन आज हम ज़रा सियासी बात पहले करेंगे। कानूनी बात में इसमें क्या-क्या इबाहम है, वो जो कि मैंने गुफ्तगू करनी है आपके साथ, वो मैं अलहदा आपसे बात करूँगा। अभी मेरे साथ जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफा साहब मौजूद हैं। आपने पहला प्रोग्राम देख लिया उनका, जिसमें बार एसोसिएशन के कॉन्टेक्स्ट का बड़ा क्लैरिटी के साथ बात की है। लेकिन जनरल साहब आपके सामने पोज़ीशन ये रख रहे हैं कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर से हमने मछली मंडी पार्लियामेंट के अंदर देखी है और यहाँ हर कोई अपनी हेजमनी को और अपने आप को बचाने के लिए लगा हुआ है। लीडरों के पीछे हाथ बाँध कर खड़े हुए हैं और हम अवाम के लिए कुछ सोच नहीं रहे। उसकी वजह क्या है? आईने पाकिस्तान के जो डेमोक्रेटिक सिस्टम बना के 3 इदारे जो आपने बनाए और आइन की शक्ल बिगाड़ के रख दी, वो कैटर नहीं कर सका, मसाइल को हल नहीं कर सका। और लोग अब बददिल हो गए इस जमहूरी निज़ाम से कि यहाँ एक आम आदमी की दादरसी के लिए ये निज़ाम हालात पैदा नहीं कर रहा। आपका नुक्ता नज़र इसमें क्या है? देखिए, बेसिकली निज़ाम तो जिस आप मुझसे बेहतर समझते हैं, कोई ऐसा ख़राब नहीं होता। निज़ाम चलाने वाले क्या करते हैं और हमारी मेकअप क्या है, हैसियत सोसाइटी, हमारे कल्चर्स क्या हैं, हमारी थॉट्स क्या है, और फिर ये कि जिस तरीके से हमारे यहाँ काम चल रहा है, जिसकी आप जानकारी कर रहे थे, बदकिस्मती बहुत बड़ी ये है कि ये जो हम अपने इनको इलेक्ट करके भेजते हैं और ये मुल्क की इज्तिमाई दानिश है यहाँ पे। आप नेशनल असेंबली को देख लीजिए तो वहाँ पर अगर किसी पार्टी की खुली मेजोरिटी है तो उस पार्टी का जो सरबराह है वो बदतरीन डिक्टेटर बन जाता है वहां। अगर उसकी मेजोरिटी नहीं है, इतनी क्लियर मेजोरिटी नहीं है, वैसे मेजोरिटी में है तो एक या दो बंदों को साथ मिलाकर ये 2 या 3 बंदे पूरे मुल्क की किस्मत का फैसला करते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये कि वो फैसला करते हैं करना क्या है, और हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं ये हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं और फैसला कर देते हैं कि ये होगा जी, और कानून बन जाता है। और कानून, कई ऐसे कानून बने हैं जिनने इस अपने बाकायदा शर्मिंदा होना पड़ा इंटरनेशनल बॉडी। अब क्या ये निजाम की खराबी भी है? यस। क्या ये सिस्टम की खराबी भी है? यस। आप जो कॉन्स्टिट्यूंसी बेस्ड पॉलिटिक्स है जिसमें आप पार्लियामेंट्री सिस्टम लेके आते हैं, तो एमएनए अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के ही बलबूते पे चलता है। वहां पर क्या हो रहा है कि वो हम चेंज नहीं कर सकते, नहीं कर सकते चेंजेस को। आपके जो थाना और कचहरी का कल्चर है वो आज भी आम है, उसी पे बलबूते पे सब चलता है। इसलिए देखिए कि बड़े बड़े पार्टियां जो है, ये बड़े बड़े लोग जिनका नाम आपको जाहिर नजर आता है इनका, वो अपनी पार्टी से नाराज इसलिए हो जाते हैं कि जी मेरा मर्जी का थानेदार नहीं है, जी मेरी मर्जी का आपने मेरा पटवारी नहीं लगाया। क्यों लगवाया? उसके जरिए उन्होंने सारी गड़बड़ करनी है, उसी के जरिए सारे मसाइल हल होने सारे। यहां तक ये है कि गवर्नमेंट अगर पैसे देती है तो कॉन्ट्रैक्टर अपनी मर्जी का लेके आते हैं, सौदेबाजी पहले हो जाती है। तो जब तक आपका ये सिस्टम रहेगा और आपके लोगों में ये अवेयरनेस नहीं आएगी, और जब तक आपका जो वोटिंग सिस्टम है जिसमें 5-6 लाख 7 लाख की कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें से अगर मतलब 10% वोट जो भी ले जाए, 10% वोट का मतलब है कितने बंदे उसको? 50,000 वोट। 50,000 वोट, 5.5 लाख में से 50,000 वोट लेने वाला आदमी जीत के आगे आ जाएगा सारा। सही है। अब 4.5 लाख है, उनकी नुमाइंदगी कौन कर रही है? तो कहने का मेरा मकसद ये कि पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारे जो जेनेसिस है हमारे मुल्क का, जो हमारे मुल्क का कल्चर है, उसके मुताबिक नहीं है। अब डेमोक्रेसी आप और किस तरीके से भी है। अब अमेरिका में जो दुनिया की इस वक्त सुपर पावर है, वो जब से हमारे वजूद में आए हैं, उनकी तो 52 रियासतें हैं, उनकी रियासतों के अपने अपने कवानीन है, वो अपनी मर्जी के मुताबिक काम करते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उनको कुछ नहीं कर सकता जब तक वो खास सिस्टम ना हो। तो उन्होंने बहुत पहले, चूंकि वो भी एक मल्टी कल्चरल मल्टी रेशियल सोसाइटी है, उन्होंने ये समझ लिया था कि ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस हमारे यहाँ नहीं चलेगा। उन्होंने कानून बनाया। आज आप देख लीजिए कि दुनिया की सुपर पावर बनी हुई है, और वजूहत भी हैं, लेकिन सिस्टम की स्ट्रेंथ ये है कि वहां पर जो प्रेसिडेंट बन जाता है, चाहे उसकी पॉलिसी गलत है या सही है, उस पॉलिसी को रोकने के लिए सिस्टम भी है, और वो फिर अपनी पॉलिसीज के मुताबिक अपने जो भी उसका मैनिफेस्टो है उसके मुताबिक काम कर सकते हैं। यहाँ पर मतलब मैं किसी एक के नाम लेने, लेट्स से इमरान खान साहब है, अगर मैं और आपको आम जो तासुर है और यकीनन सही है
कि वो ना सिर्फ ये कि ईमानदार है खुद जाती तौर पर, उनकी काविश और कोशिश है कि पाकिस्तान सीधे रास्ते पे जाए। अगर उस कोशिशों में कामयाब होने में कहीं को रुकावट पेश आती है, वो इस बात की शिकायत भी कर चुके हैं कि मुझे चलने दिया नहीं जा रहा। आप क्यों नहीं ऐसे सिस्टम लेके आते जहां पर आपका जो मुल्क है, जिसको आप मेजोरिटी वोट देके, मतलब 22 करोड़ अवाम में से लेट से हमारे 8, 8.5, 9, 10 करोड़ या 12 करोड़ वोटर्स हैं, वो अगर 3, 4, 5 करोड़ फैसला कर देंगे ये आदमी सही है ये हमारा मुल्क चलाने के लिए, तो आपको पता चलेगा कि इन द लार्जर कॉन्टेक्स्ट यही वो डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। फिर आपने इलेक्ट करे, कांग्रेसमैन करे, एमएनए करे, एमपीएस करे, वो अपना अपना काम, उनका काम क्या रह जाएगा। वो फिर जो मेन स्ट्रेंथ है उसकी होनी चाहिए उसकी कि वो कवानीन बनाएंगे और वो एडमिनिस्ट्रेशन पर चेक होंगे। अब हमारे यहाँ क्या है, मैं पहले आपसे बात की, इमरान खान साहब की मेजोरिटी होगी, वो अपनी मर्जी के साथ फैसले करेंगे, वो प्राइम मिनिस्टर भी है, सारी कवानीन अपनी मर्जी के बनाए, उनको अगर रोकना चाहे एडमिनिस्ट्रेशन से काम गलत कर उसको रोकना चाहे कोई, तो कोई इस मुल्क में इदारा नहीं है जो एडमिनिस्ट्रेशन को रोक सके। अल्टीमेटली आपने सुप्रीम कोर्ट को इन्वॉल्व कर लिया। अब सुप्रीम कोर्ट भी इस वजह से बहुत ज्यादा ना सिर्फ क्रिटिसाइज हुई है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट भी समझ नहीं आ रही कि मुल्क के हालात, मुल्क के इदारों का काम, इस सड़कों का काम है तो वो सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है, कोई और मसला सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है, क्योंकि आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है उसको कुछ चेक नहीं है किसी के पास। तो जब तक आप अपने जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं वो कवानीन बनाए और बहसीत मजमूई वो आपकी जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसके ऊपर चेक हो कि कवानीन, जब देखे अभी जब मसला बना था ट्रम्प साहब का, कांग्रेस आके बैठ गई, उससे सेनेट आके बैठ गई, उसको नहीं कर सकते वो। उन्होंने एक जज लगाना होता है, उन्होंने एक फौज का चीफ लगाना होता है, सेनेट की कमेटियां बनी हुई है, उसकी सारा पास खंगाल के लेके आते सामने रखते हैं। अगर सेनेट अप्रूव ना करे तो वो जज नहीं बन सकता। सेनेट में हेयरिंग होती है बाकायदा उसने। मैं ये समझता हूँ कि ये सिस्टम जिस वक्त इन्वोक है वो पाकिस्तान के लिए डिलीवर नहीं कर सका, नंबर एक। नंबर दो, आपने आइन की बड़ी अच्छी बात की, जब से ये आइन बना है उस वक्त से लेकर हम तकरीबन 22 या 23 अमेंडमेंट कर चुके हैं। इन ये 22 या 23 अमेंडमेंट में वो कौन सी, आप मुझे एक अमेंडमेंट बता दें जिससे अवाम की महबूद हुई है? तमाम कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, ये हकीकत। तमाम मैं इतना कानून का बड़ा तालिबान तो नहीं हो, आप ही के बरादरी के शबर जैदी साहब जो डसे हुए हैं चौधरी इफ्तिखार के, उन्होंने किताब लिखी थी आइन पे, जबरदस्ती मुझे पढ़ाई उन्होंने, और मैंने पढ़ी। वो हैरान कुन है कि किस हद तक डिस्टॉर्शन आपने अपने आइन में खुद डाल दी है। और आज अच्छा, यहाँ आपने शब्बर रजा साहब का नाम लिया है। जनरल साहब, जो जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ साहब के अगेंस्ट जो मूवमेंट शुरू हुई थी, मैं भी उसका साथ था, पहले लॉन्ग मार्च में, दूसरे लॉन्ग मार्च में नहीं साथ था। मुझे सब समझ आ गया कि इंटरनेशनल एजेंडा क्या था, सिर्फ मकसद आउट करना था जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ को। और उसके बाद उन्होंने जुडिशरी के अंदर से 104 जजेस, यानी जब जनरल शब्बर रजा रिजवी साहब जब थे ना अपना हमारे, तो उस वक्त वो एक बेस्ट जुडिशरी थी उस वक्त उस हालात के अंदर। तो उस मूवमेंट में जो सबसे जो खतरनाक काम था वो ये 104 जजेस निकाल बाहर किए, उनका क्या कसूर था। और उसके बाद जो जजेस भर्ती किए वो आपने देख लिए हैं, उसमें आपने शौकत सिद्दीकी का रोल देख लिया है, जस्टिस वकार सेठ जो पिशावर हाई कोर्ट के, जिन्होंने वो जो अपना टेररिस्ट वगैरह सबको छोड़ के उन्होंने लाल एजेंडा, लाल तरीका कार, उसके अलावा यहाँ हमारे यहाँ कई और जजेस हमने पॉलिटिकल देख लिए हैं कि जिनका तरीका कार और नजर आ रहा था कि नवाज शरीफ ने इफ्तिखार चौधरी वगैरह के साथ मिलके ऐसी जुडिशरी लेके आए जो उनकी मर्जी के काम करते हैं। और यही 18वीं तरमीम जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वो मेन वजह भी ये बनी कि उसी के मुताबिक ही बाकायदा जजेस का तरीका कार जान के बदला गया ताकि अपनी मर्जी के जजेस लाए जा सके। उसमें मिनिस्टर लॉ आ गया, अटॉर्नी जनरल उसमें बैठता है, उसमें बार काउंसिल्स का लोग डाल दिए गए। वो अब हालात ऐसे हो गए कि वो जजेस की अपॉइंटमेंट जो एक बड़े अच्छे आसन तरीके से पहले चीफ जस्टिस के पास निकल कर इन लोगों के पास आ गई और सियासी लोगों ने फिर एडवांटेज 104 जजेस भर्ती हुए हैं और अभी तक वो कई जजेस ऐसी है जो इस निजाम का हिस्सा है। और यही वजह है कि आप अब मिसाल के तौर पर भी मैं एक चीज ऐड करने लगा हूं आपके सामने रखने के लिए। अब मसला यहाँ पर जनरल साहब जो असल बात आनी है ना, आपने बड़ा जबरदस्त मिसाल दी अमेरिका के अंदर किस तरीके से बेहतरीन तरीके से सदारती निजाम चल रहा है और वो डिलीवरेंस भी कर रहा है और लोगों को एडवांटेज भी है। और हमने अब मैं यहाँ इंग्लैंड के हवाले से बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन इंग्लैंड के अंदर भी जो एक निजाम है
जो एक तरीकाकार है वो काफी हद तक यानी जमहूरियत के करीब है लोगों का। यानी इस तरह नहीं है कि एक जज का एक जज के हवाले से अगर एक पैनी का मसला आ जाए तो वो जज को रिजाइन देना पड़ जाता है। वहां हालात इस तरह के बड़े बैलेंस हो चुके हुए हैं। यहाँ मसला ये है कि सदारती निजाम में जब तक आप आईने पाकिस्तान 1973 में तरमीम नहीं करते, यहाँ सदारती निजाम आ नहीं सकता है। क्योंकि कानूनी बाद में चूंकि कहा था अपने नाजरीन से मैं डिटेल में बात करूंगा, तो यहाँ हम कैसे लेकर आएंगे सदारती निजाम? देखिए जी, आप क्यों नहीं न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट की सारी बात तो करते हैं, इवन शहबाज शरीफ साहब ने बात की है, तो आप न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं लेके आते? इस आइन को जिसकी इमारत ही बिगड़ गई हुई है, आप क्या करेंगे इसको? ये पूरी इमारत बिगड़ी हुई है, इसको सीधा करने के लिए इमारत को कहां से आप या तो पकड़े ना, पहले दिन जो 1973 आइन जो पास हुआ था उसको लेके आ जाए, उसको एक तरफ रख दें, जो आपकी अमेंडमेंट थी सब निकाल दे उसमें से। और अब देखें कि आज के पाकिस्तान को क्या जरूरत है, और ये वो निज़ाम जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए लाना चाहिए, उसको लाने के लिए इस आइन की शक्ल कैसे और तरतीब दी जाए। तो इतना बड़ा टास्क नहीं है। अब तो लोग हिमालय आसानी से सर कर लेते हैं, ये कौन सा मुश्किल काम है ये? वो पहला आइन भी तो किसी ने बनाया था ना, फ्रैंकली वो जो आइन पुराना बना हुआ था उसी को लाकर आपने पेश कर दिया। अब अगर आपने सदारती निज़ाम लाना है तो सदारती निज़ाम के आइन पूरी दुनिया में भरे पड़े, अब ले उसको कट पेश करना है। पाकिस्तान में तो काम करता भी कोई नहीं है, बदकिस्मती से। ये इतना बड़ा काम नहीं है, लेकिन इसके लिए अवाम को प्रेशर डालना होगा। इसके लिए इसी के साथ बार बार हम 73 का आइन को नहीं छेड़ने देंगे। क्यों नहीं छेड़ने देंगे? इसलिए नहीं छेड़ने देंगे कि इस आइन को बिगाड़ के अब इस स्टेज पे ले आए हैं कि जिसमें आपकी सूबाइयत फरोग पा रही है। ये बात सही है कि अगर किसी एक सूबे पर, लेट से किसी भी एक सूबे पर देख लीजिए, सूबाइयत फरोग पा रही है, ये पंजाब का है, ये फलाने का है, भाई हिस्सा तो सबको मिल रहा है ना। अब पिछले जो पानी का हंगामा खड़ा हुआ था, अब सिंध से बैकआउट कर रहे हैं, शोर उन्होंने मचा दिया, सारे पाकिस्तान को अलर्ट कर दिया, और सिंध ही सबसे बड़ी रिकॉर्ड बना हुआ है। अब पता चला कि सिंध सबसे ज्यादा पानी ज्यादा सिंध चोरी कर रहे हैं, अब वो पीछे हट के बैठ गए उसमें। इस पे क्या करेंगे आप? इसको अगर एक सुपर हाजिर ही होता, कुछ कर नहीं सकते उसमें। तो कोई तरीकाकार तो इसको बदलना पड़ेगा ना आपको, वरना कल को सिंध वाले खड़े हो जाए, इस तरीके से लगता है आपको खड़े हो जाएंगे आपके, हम नहीं मानते आपकी बात। बजट अभी पेश नहीं हुआ, किसी ने देखा नहीं है, सबसे पहला काम सिंध हुकूमत ने ये किया, बजट रिजेक्ट कर दो। इसलिए सिंध हुकूमत का कोई, मेरा कहने का मकसद ये है कि अब वक्त आ गया है कि आप देखिए कि आपके इस 73 के आइन को शक्ल बिगाड़ के आज ले आए हैं, इसमें क्या क्या मसाइल बने हैं, उन मसाइल को आइडेंटिफाई कीजिए और उन मसाइल को दूर कीजिए। एक इंडिविजुअल को या किसी एक पार्टी को फायदा देने की ना कीजिए आप इसको। जब तक आप ये नहीं करेंगे साहब, आपकी असेंबली में जो कल हुआ है, इससे हालात बिगड़ेंगे। अच्छा जल साहब, आपने आपने बड़ी जबरदस्त बात की है, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट आपने आम नाज़रीन के लिए, सोशल कॉन्ट्रैक्ट से मुराद आईने पाकिस्तान है, ये एक इमरानी मुआहिदा, बड़ी जबरदस्त, आम मतलब शायद समझ ना आ सके लेकिन आपको समझाने के लिए। और दूसरी बात है कि अभी 2023 में इलेक्शन होने वाले हैं, कोई दूर की बात नहीं है। अगर आप आज भी सदारती निजाम लाना चाहते हैं तो ये सारी सियासी जमातें इकट्ठी हों, 2/3 अक्सरियत से बैठकर तरमीम करें और रहा। लेकिन सियासी जमातें नहीं चाहेंगी, उनकी हेजमनी खत्म हो जाएगी, उनकी बदमाशी खत्म हो जाएगी, और वो जिस तरीके से खैंच के करप्शन और वो सारे मामला खत्म हो जाएंगे। नहीं, फर्ज करें आप अभी भी नहीं चाहते, तो 2003 के जो इलेक्शन है उनका मेन मैनिफेस्टो आइन साज असेंबली के लिए ले आएंगे, नया आइन देना है, नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, और जो नई असेंबली अगर आती है तो उसके अंदर की तरमीम ला सकती है। जनरल साहब, मैं खत्म करने से पहले आपसे जो एक राय जाना चाहूंगा, अवाम को मोटिवेट किस तरह किया जाए? अवाम तो पूछ रही है, बहुत पूछ रही है, तो अवाम क्या जो अवामी नुमाइंदे मुंतखब करने हैं उनको रिजेक्ट करे, या उनसे कोई अपना अंडरटेकिंग ले? क्या ऐसे हालात बनाए कि ये जो है ना अवामी नुमाइंदे इस बात पर सख्ती से अमल करे, वरना ये तो बिगड़ जाती है। बात क्या है कि जो इलेक्शन में दावे किए जाते हैं उससे फिर जाते हैं। वो तो ये दावे को तो आप रहने देना। आप ये देख लीजिए कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, इससे लाख आप इख्लाफ कर लें, लेकिन चूंकि ये इनके पास में वोट्स नहीं थे, इन्होंने 6-7 ग्रुपों को साथ मिला। अब वो जो छोटे छोटे ग्रुप हैं, 2-2 MNAs हैं, वो डिक्टेट कर रहे हैं हुकूमत को। ये हालात आप रखना चाहते हैं इस मुल्क में, तो खुदा के लिए इससे बाहर निकलिए। मेरा अपना ख्याल ये है कि अब जो जमहूरियत राजुल वक्त सिक्का जो है ना, ये तो कंडम हो चुका हुआ है। आप जैसे लोग जो बादशाह, जिनकी राय भी सुनी जाती है दुनिया में, लोग समझते भी हैं इसको, मेरा ख्याल है ये हमें यहाँ से मोमेंटम बिल्डअप करना पड़ेगा, अपने अवाम को खड़ा करना पड़ेगा, अपनी सिविल सोसाइटी को खड़ा करना पड़ेगा। और इसमें वो ग्रुप जो इससे मुस्तफीज हो रहे हैं सिस्टम से, वो आपकी मुखालफत करेंगे।
उनसे आगे निकल के हमें बात करनी है पाकिस्तान की बेहतरी के लिए क्या है। अगर पाकिस्तान की बेहतरी में ये है तो मेरा ख्याल से करने के लिए जो भी रास्ता अपनाना पड़े, हम रस्तों में आके फंस जाते हैं ना जी। अगर आपने किसी पहुंचना है, किसी जगह पहुंचना है, तुसी ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜਲਦੀ पहुंचना ਤੁਸੀਂ बैठे रहो जी बस आएगी तभी जाना है फाइनल वे टू रीच देयर। तो मेरा ख्याल है अपने मकसद एक मुकर्रर करके उससे पहुंचने के लिए जो कुछ भी हमें करना चाहिए, करना पड़े, करना चाहिए। पाकिस्तान को आपने बचाना है, इसको प्रोग्रेसिव बनाना है। अल्लाह ताला ने आपको बहुत खूबसूरत मुल्क दिया है, बहुत रिसोर्सेज हैं इसमें, मैं आपको बता नहीं सकता। आमतौर पर बात करते हैं, मैं काउंट नहीं कर सकता। अल्लाह का शुक्र है आपको, इसको क्यों हम दिन ब दिन बेकार कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जैन साहब आपका, आपने बड़े खूबसूरत तरीके से, हालांकि आप कहते हैं मैं कानून नहीं समझता, लेकिन आपकी बातों में से नजर आता है कानून भी झलकता है कि आप कानूनी बात भी करते हैं, सियासी बात भी करते हैं और बाकी अवामी बात भी करते हैं। आपको गाय बा गाय तकलीफ देते रहेंगे। अभी इजाजत दीजिएगा। आज अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।